अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सेहत और इलाज के इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हम आपके साथ आज जो हमारे दरमियान में स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चलें। डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी साहब, प्रोफेसर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज। आप तिब के हवाले से सारी दुनिया में माने जाते हैं, उस्ताद की हैसियत रखते हैं और कई एक तलबा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी सरपरस्ती में कर रहे हैं और दुनिया भर में आपके नुस्ख़ाजात भी लोग इस्तेमाल करते हैं और आपकी सरपरस्ती में तिब के फ़रोग़ के लिए काम हो रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आपका खैर मक़दम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम चाहेंगे कि सैर हासिल गुफ्तगू हो जाए। हम आज चाहते हैं कि दिल की बीमारियों जो है, कार्डियक प्रॉब्लम, उस पर बात करें इंशाल्लाह। तो उससे पहले हम जिन बीमारियों पे बात करना चाह रहे हैं, इससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये इंसानी जिस्म होता क्या है और इस बीमारियां आती क्या है, वजूहात क्या है। हमने सुना है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा दखल होता है, चाहे पैथिक कौन से भी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे यूनानी हो, लेकिन ये दो चीज़ें कुछ अगर आप समझा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सामीन और नाज़रीन को जो 99 टीवी देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी, प्रोफेसर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। सबसे बहुत ही अहम मौजू है आज का, और वह है कि दिल के अमराज, और मैं उसको मज़ाहिया अंदाज में कहता हूँ कि दिल का मामला है। और बहुत ही अहम इसलिए है कि मतलब कि बहुत से यंग पीपल जो कि 25 and 30 के एज ग्रुप में रहते हैं, वो भी दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और अचानक इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। और हमें अपने इस की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे विखार भाई ने अभी फरमाया, मतलब कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा एनाटॉमी पहले एनाटॉमी बता दें। ओके। एक्चुअली दिल जो है ना, मतलब कि मिडिल मीडियास्टिनम में होता है, लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड के माने दाएं तरफ होता है, बाएं तरफ होता है, वो लेफ्ट साइड पे होता है। और ये जो लेफ्ट साइड पे हर्ट होता है वो नॉर्मली होता है, और बास का जो हर्ट होता है वो सीधे तरफ भी हो सकता है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। वो 1 in a million, 10-20 लाख लोगों में एक आदमी में हो सकता है, और वो बहुत ही रेयर होता है। फिजियोलॉजिकली दे आर नॉर्मल पीपल, मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जो लेफ्ट साइड में होता है तो मीडियास्टिनम कहलाता है, और मीडियास्टिनम के अंदर हर्ट रहता है, दोनों लंग्स के दरमियान होता है। ये जो सीने की जो हड्डियां होती हैं, जिसे पसलियां कहते हैं, रिब्स कहते हैं, रिब के पीछे होता है। और अल्लाह ताला ने रिब्स को बहुत ही सेफ तरीके से रखा है, रिब्स के पीछे मीडियास्टिनम में रखा है और लंग्स के दरमियान रखा है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया कहलाते हैं जो ऊपर के चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। हमारे हार्ट में और एम्फीबियंस के हार्ट में ये फ़र्क है। एम्फीबियंस के माने जो मतलब कि हम मेंढक जिसे कहते हैं, उनके इसमें फ़र्क ये है कि उनको 3 चैम्बर्स होते हैं और हमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया कहलाते हैं, 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। हमारा पूरा जो साइकिल है, हार्ट का साइकिल है, 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। 0.8 सेकंड के माने ये क्या है, 1 सेकंड के 8वें हिस्से में 10 हिस्से अगर हमने कर दिए तो 8वें हिस्से में हमारा एक साइकिल खत्म हो जाता है। इसे सिस्टोल कहते हैं और डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल के माने कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोल के माने रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। और मैंने कहा कि चैम्बर्स हमारे 4 होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रिया जो है वो सुपीरियर मैंने क्या हुआ, मतलब कि नेक से, हेड से और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट से ब्लड लेता है, जो कि वेनस ब्लड लेता है, इम्प्योर ब्लड लेता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रिया में आता है, और राइट एट्रिया से नीचे से जो आता है चेस्ट एंड एब्डोमेन और पैरों से पेरिनियम से जो ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए आता है, और राइट एट्रिया में दोनों के दोनों वेनस ब्लड जाते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहते हैं निचला जो चैम्बर होता है, वेंट्रिकल कहलाता है। उन दोनों के दरमियान में एक कस्प होते हैं, मतलब कि कप्स होते हैं, उसे ट्राइकस्प कहते हैं। ट्राई के माने 3, और ये कस्प जब खुलते हैं तो एट्रिया का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल से जो ब्लड जब कंट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, वो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, और यहाँ पर एक वॉल्व होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सेमी लूनार वॉल्व कहते हैं।
सेमिलुनर वॉल्व। अब ये जो ओपनिंग है इसके अंदर एक ऐसा कस्प होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, 3 सेमिलुनर वॉल्व्स मिल रहते हैं। और ये ब्लड जो गश होता है ये अपने पल्मोनरी ट्रंक के जरिए दोनों लंग्स को जाता है, और दोनों लंग में जो एक एक आर्टरी जाती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और दोनों लंग से दो वेन्स आते हैं उसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और ये जो आर्टरी जाती है ये जो है ना इम्प्योर ब्लड ले जाती है। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी प्योर ब्लड। अब इसे आर्टरी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हार्ट से निकलने वाली कोई भी खून की नाली को आर्टरी कहा जाता है, और हार्ट की तरफ आने वाली कोई भी मतलब कि वेसल को वेन कहा जाता है। और पल्मोनरी वेन्स ईच एक लंग से दो पल्मोनरी वेन्स आते हैं, और ये लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन करते हैं। और लेफ्ट एट्रिया में ये खून जो साफ ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड के माने 2 कस्प होते हैं इस टाइप के, और इसे मैट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और वहां से लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया से फिर पल्मोनरी ट्रंक के जरिए एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। और पेरिकार्डियम एक लेयर होती है हार्ट की। मायोकार्डियम यानी हार्ट के मसल्स को मायोकार्डियम कहते हैं, और हार्ट के अंदर की लाइनिंग को एंडोकार्डियम कहते हैं। ये कंडक्शन हमारा कैसे स्टार्ट होता है उसके लिए भी बहुत ही एनाटॉमिकल हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। राइट एट्रिया के अंदर 2 नोड्स होते हैं, एसए नोड कहते हैं और एबी नोड कहते हैं। एसए नोड में मतलब कि पहले एसए नोड का क्या है कि मतलब कि एक इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, फिर वहाँ से एबी नोड में जाता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है जिसे आरबीबी कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाता है। और ये जो साइकिल है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1 मिनट को हमने 10 पार्ट में अगर अलग अलग डिवाइड कर दिया और 8 पार्ट हमने ले लिया तो 1/8 सेकेंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होती है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि इंसान के पैदा होने से लेके मरते दम तक बग़ैर किसी मशीन के ये हार्ट पंप करता रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर विहार साहब कि अल्लाह ताला की अजीब मशीनरी है जिसमें मतलब कि नेचुरली मतलब कि इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, और इम्पल्सेस जनरेट होने की वजह से एट्रिया कंट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है। ये सीरीज चलता रहता है और बगैर किसी ओवरलैपिंग की सीरीज चलती रहती है। तो दिस इज ए ब्रीफ एनाटॉमिकल मतलब कि लैंडमार्क है। तो जितनी दिल के जरिए से खून सारे बदन में खून दौड़ता है वो दिल के पूरी पंपिंग के जरिए। जी बिल्कुल, इसे कहते हैं मतलब कि आपने मतलब कि सुना होगा ईएफ के माने जब आपने 2D एको जब हम कराते हैं तो एजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट किया जाता है। और एजेक्शन फ्रैक्शन यूजुअली बाज जो 60-70s के एज में रहते हैं जो कार्डियक प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं उनका ईएफ 30 तक भी आ जाता है, 28 तक भी आ जाता है। एजेक्शन फ्रैक्शन के माने क्या है? वेंट्रिकल का एजेक्ट करना कि पंप आउट करना। और एक बात ये देखिए कि हार्ट यहाँ पर है और जब ये पंप आउट करता है तो ब्रेन तक जाता है, और ये पंप आउट करता है तो टो तक जाता है, खून टो तक जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि इसीलिए डेलीरियम्स होते हैं और हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब कि सोच समझ आदमी की माउफ हो जाती है। वो इसलिए माउफ हो जाती है कि वहाँ पर क्या है मालूम कि एजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है और ब्लड जो मतलब कि ब्लड पंप आउट जो होना क्या है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। ये बहुत खूब। इंशाल्लाह हम इसके कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे, जो हमारा बीमारियों के साथ इलाज है उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के साथ हम रुकते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे पैथोलॉजी के बारे में। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे एनाटॉमी के बताया, जैसे दिल के काफ़ी मालूमाती आपने बयान फरमाया है इस बारे में खोल कर तमाम चीज़ें। उसके साथ साथ हम फिजियोलॉजी क्या है, ये होता क्या है, अगर उसको भी छोटी सी रोशनी डालें तो बेहतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया विहार साहब आपने, और आवाम के साथ साथ मैं स्टूडेंट्स के से भी मुखातिब हूँ जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। एक चीज़ ये है कि मतलब कि हार्ट की जो फिजियोलॉजी है वो 2 पार्ट के अंदर, एक है कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड या फिर खून, और दूसरी है द फिजियोलॉजी ऑफ द आर्टरी एंड द ब्लड व्हाट कॉल्ड हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये है कि मतलब कि हम लोग यूजुअली जब हार्ट अटैक होता है तो हम लोग ट्रोपोनिन बोल के एक टेस्ट कराते हैं, ट्रॉपटी जिसे कहते हैं।
वो कार्डियक मसल्स का एक सीक्रेशन होता है जिसका टेस्ट करवाते हैं। कार्डियक मसल इज ए स्मूथ मसल फाइबर जो कि दिमाग की जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स की फंक्शन के इक्वल होता है, जैसे कंट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिथमिसिटी, ये सारी चीज़ें फंक्शंस होते हैं कार्डियक मसल्स के अंदर। और कार्डियक मसल जितना अच्छा स्मूथ होता है, जितना अच्छा इसको न्यूट्रिशन मिलता है। और एक बात याद रख लीजिए, मतलब कि एओर्टा की जो डायरेक्ट ब्रांच है उसे करोनरी आर्टरी कहते हैं। और करोनरी आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच इसलिए है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब कि हम लोग जब नल का पानी पानी की टाँकी में चढ़ाते हैं तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हमने लेते हैं ताकि वो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल कर सकें। हम टाँकी का पानी नहीं पीते, डायरेक्ट कनेक्शन लेते हैं। तो इन द सेम वे हार्ट का एक डायरेक्ट कनेक्शन आता है, उसको करोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये प्यूरेस्ट ब्लड पॉसिबल है, मतलब कि वो, और करोनरी आर्टरी जिसकी जितनी अच्छी रहेगी उसका हार्ट उतना अच्छा रहेगा, जिसका हार्ट जितना अच्छा रहेगा वो अपनी एक्टिव लाइफ उतना अच्छा गुजारेगा। तो ब्लड इज़ ए मेजर कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो जितना पतला रहेगा, जितना उसकी फ्लूइडिटी बरकरार रहेगी, वो उतना अच्छा काम करेगा। इसके अंदर एक छोटा सा मैं डेफिनेशन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर में मैं डिसीज़ के बारे में जब बोलूँगा वो भी बताऊँगा। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड का, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर, अब किसी को अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मतलब कि ये मतलब कि बात सही नहीं है कि ईच एंड एवरीबडी डू हैव ब्लड प्रेशर। जैसा कोई आदमी बोले कि मुझे शुगर है, हर आदमी को शुगर होती है। शुगर हाइपरग्लाइसीमिक होती है, ज़्यादा होती है, शुगर लो हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, बीपी लो हो सकता है। हाइपरटेंशन इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी एंड हाइपोटेंशन इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो अब ये बताएं, मतलब कि मैं ये कह रहा था पार्ट एक यहाँ पर देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी जो है वो है कि मतलब कि ब्लड का थिन रहना ज़रूरी है, ब्लड का सर्कुलेशन में प्रॉपर रहना ज़रूरी है, वॉल्व्स का बराबर काम करना ज़रूरी है, करोनरी आर्टरी का खून दिल को सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फिजियोलॉजी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मतलब कि यहाँ पर जो लेबर काम करते हैं, मतलब कि मैंने घर की तामीर के सिलसिले में, जब अब उनका टिफ़िन होता है तो 4 डब्बे का टिफ़िन रखता है वो, और चारों के चारों डब्बे खा लेता है वो। तो मतलब कि वो आदमी जितना काम करेगा उतना खाएगा, ठीक है ना। तो हार्ट हमारा काम बहुत करता है, तो उसको अच्छी खादगी चाहिए, उसको अच्छा ब्लड चाहिए। हम उसको अगर अपने कंप्रोमाइज ब्लड देंगे, उसको डायबिटिक वाला ब्लड देंगे, उसको हाइपरटेंशन वाला ब्लड देंगे, उसको मतलब ट्यूबरकुलोसिस वाला ब्लड देंगे, तो वो उसकी खादगी बराबर नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका फंक्शन नहीं होगा। तो ये कॉमन मैं मोटे अल्फाज में बता रहा हूँ, मतलब कि उसके लिए उसका न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस डाइट होना ज़रूरी है। ये आपने जो तफसील बताई बहुत फ़ायदेमंद होगी हमारे नाज़रीन के लिए। और एक बहुत ही कॉमन सा जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे, जैसे बीपी का जो मामला है, बीपी जब बढ़ जाता है या लो हो जाता है, इसका भी ताल्लुक दौरान खून से है और दिल से, जैसा अभी आप बयान कर रहे हैं। जी बेशक। तो इसमें जिस तरीके से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या एकदम लो हो जाता है, तो क्या हम घर को हॉस्पिटल से जाने तक कुछ ऐसे मरहले हैं जो हम आसानी के साथ, एक आम आदमी उसको हम ट्रीट कर सकता है इससे पहले कि डॉक्टर तक पहुंच सके? बहुत ही अहम ये बात बताई आपने, मतलब कि जब ब्लड प्रेशर सडन बढ़ जाता है तो एक बात याद रख लीजिए, मतलब कि जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ जाता है, या रेनल आर्टरी जो किडनी की जो आर्टरी होती है उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस यानी थायराइड के बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ जाता है, बीएमआर किसी का अगर बढ़ के है, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर किसी का बढ़ के है, तो वो बीएमआर बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से मैं अगर गिनाना चाहूँ तो मतलब कि 1 घंटा खाली फैक्टर्स के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो कही है कि बीपी बढ़ने के बाद से लेकर दवाखाना जाने तक, मैं एक इसके अंदर बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ और बहुत ही छोटे पैरा में मैं बयान करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बीपी बढ़ जाए तो नाक से नक्सीर बहना शुरू हो जाती है, और किसी को नक्सीर बह रही है तो उसके रोकने की कोशिश ना करें। ये अल्लाह की तरफ से एक मदद है, एक पैगाम है। क्या है कि नक्सीर अगर फूट रही है तो प्रेशर की वजह से फूट रही है, बहने दे खून को। ये एक टाइप ऑफ वेनिसेक्शन है, एक टाइप ऑफ व्हाट कॉल्ड, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ब्लड का लेट आउट करना है, जिसको हम कह रहे हैं, हम वेनिसेक्शन कर रहे हैं, फस्द जिसे कहते हैं। अगर ये ना हो, अगर नाक से अगर खून ना बहे तो दिमाग की कोई भी रग फट सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेशाब की जो गोली होती है डायूरेटिक कहलाती है, वो डायूरेटिक के इस्तेमाल की वजह से बीपी सडन कम हो जाता है। और एक चीज़ ये है कि मतलब कि मैं मॉडर्न नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि बहुत से लोग इसमें मॉडर्न से भी वाबस्ता होंगे, तो डेपिन है मतलब कि गोली अगर ज़बान के नीचे रखें, अगर ज़बान के नीचे रखें 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम टैबलेट आती है, जेल की शक्ल में आती है, पिन मार के उसकी जो लिक्विड रहती है, यहाँ से ज़बान के जो वेजल्स होते हैं वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है वो दवा का, और इमीडिएटली बीपी कम करता है। किसी को अगर 240 बीपी है तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल तक जाने जगह तक अनकॉन्शियस हो जाए, सेमी कॉन्शियस हो जाए, दिमाग की रग फट सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह करने से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जी बहुत खूब। आप अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ, दिल की बीमारियों की तरफ आते हैं कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है वो भी एक दिल की बीमारी में ही आएगा, और आप एक और एक सब्जेक्ट बताइए कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, और उसकी कम करने की दवाएं बाजार से हम खरीदते हैं। तो ये होता क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम होता है दिल को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, और वो है कि मतलब कि कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब कि नेचुरल एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आप एक बात याद रख लीजिए, जो 50 और 60 के पेठे में हैं या 60 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, वो अपने बचपन में लोगों को देखते थे फिजिकल एक्सरसाइज करते, जिसे दंगल कहा जाता था। और वो जब दंगल में जब एक्सरसाइज करते थे, जो स्कूल्स के अंदर रखते थे, तो उसके अंदर वो लोग करने के बाद एक ग्लास भर के, छोटा ग्लास भर के घी पीते थे, असली घी पीते थे। देखिए कि हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसे HDL एंड LDL कैसे कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी और बैड कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हाइपरलिपिडीमिया कहलाती है। और हाइपरलिपिडीमिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारे फिजिकल एक्सरसाइज के ना करने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है। दिस इज़ ए कंडीशन विच मे कॉज कार्डियक प्रॉब्लम। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो खून की जब चिकनाई बढ़ जाती है तो खून की जो नाली होती है वो स्मूथ होती है, सीधी होती है। अब खून की नालियों के अंदर ऐसे ऐसे अगर पैचेस आ जाए तो खून का फ्लो जो होता है ना, वो सीधा नहीं होता, टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट के माने हरकत करता हुआ। तो ये जो हरकत करता हुआ जो फ्लो होता है, वो अगर ये जो पैचेस आ गए, जो लिपिडीमिया के जो पैचेस होते हैं, वो एक ही नाली में ऊपर और नीचे आ गए, एक ही जगह पर आ गए, तो खून को रोक सकते हैं। और जहाँ पर खून पहुँचता है वहाँ पर इस्कीमिया पैदा हो सकता है। और इस्कीमिया के माने क्या है कि वहाँ पर खून की दौरान को या रसद को रुक जाना, उसे इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया किसी भी पार्ट में हो सकता है। आपने देखा कि शुगर के फोड़ों की वजह से पैरों के अंदर कालापन आ जाता है, पैर के अंगूठों में कालापन आ जाता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड जैसे कश्मीर है और कोल्ड कंट्रीज़ है, जैसे कनाडा है, अमेरिका के कई कंट्रीज़ हैं, चाइना के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड आती है, तो वहाँ पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसकी वजह से वैसोस्पैज्म हो जाता है, उसकी वजह से गैंग्रीन हो सकता है। तो वेजल्स का नैरो हो जाना, खून की नालियों का तंग हो जाना इस्कीमिया पैदा करता है। यहाँ पर इस्कीमिया कोलेस्ट्रॉल की वजह से हर्ट में होता है, चिल्ड होता है, उसे इस्कीमिक हर्ट डिसीज़ कहते हैं। तो और हम तफसील से बात करने से पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। हाज़रीन, वक्त के बाद आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे दिल की बीमारियों के लिए, तो मुख्तसरन दिल की बीमारियों पर अगर आप रोशनी डाल दें, फिर इलाज की बात करें तो मुनासिब रहेगा। मैं 99 टीवी के ख़ारीन और नाजरीन को मैं फिर सलाम पेश करता हूँ। और मैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी हूँ और मैं PG प्रोफेसर भी हूँ निज़ाम तिब्बी कॉलेज में। और यहाँ पर मैं दिल की बीमारियों के ताल्लुक से एक अहम बात ये करना चाह रहा हूँ, और वो है कि दिल की बीमारियाँ बेसिकली डिवाइड होती हैं, दो में तकसीम हो जाती हैं। एक है कि मतलब कि क़िल्क़ी के माने क्या है, पैदाइशी, कंजेनिटल, और एक है एक्वायर्ड के माने ड्यूरिंग लाइफ टाइम के माने आदमी पैदा होगा, नॉर्मल था, हार्ट नॉर्मल था, फंक्शन कर रहा था, 30-35 साल की उम्र में उसको डिसलिपिडीमिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए। तो एक चीज़ ये है कि मतलब कि जिस तरीके से मैंने एनाटॉमी बयान की थी, उसकी तरीके से हमने दिल की बीमारियों की तकसीम भी हम समझेंगे। एनाटॉमी में मैंने क्या, पेरिकार्डियम, ओपरी लेयर, उसके इन्फेक्शन होता है मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से, मतलब कि हाई ग्रेड बैक्टीरिया की वजह से, इन्वेजन की वजह से,
और पेरिकार्डिटिस कहलाता है। पेरिकार्डिटिस क्या है? पेरिकार्डियम हार्ट का बाहर का जो लेयर रहता है उसका इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से हार्ट और दिल और पेरिकार्डियम के बीच में जो गैप होता है उसे उसमें थोड़ा सा लिक्विड आ जाता है और उसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। और दूसरी जो बीमारी होती है मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है कि दिल की लेयर्स को मायोकार्डियम कहते हैं, दिल के लेयर्स को मायोकार्डियम कहते हैं और उसका इन्फ्लेमेशन जो होता है मायोकार्डाइटिस कहलाता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मायोकार्डियल इंफॉक्शन अलग बात है, मायोकार्डाइटिस अलग बात है। मैं फिर आई विल कम बैक टू द मायोकार्डियल इंफॉक्शन ऑल्सो। उसके बाद एंडोकार्डियम होता है, एंडोकार्डाइटिस कहलाता है। और इसमें मतलब एक ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे जब 7 साल के होते हैं वो मतलब कि टॉन्सिलाइटिस में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद उनको बच्चों को जोड़ों में इन्फ्लेमेशन रहता है, उसे कहते हैं आर्थराइटिस कहते हैं। उसके बाद एक 13 साल का 14 साल का गैप होता है, स्टैग्नेशन पीरियड रहता है, सुकून बैक्टीरिया सुकून में रहते हैं, सोते रहते हैं। उसके बाद 14 साल जब बच्चा कैन मतलब कि जो मेल हो या फीमेल हो, जब 21 ईयर्स का हो जाता है तो उसको एंडोकार्डाइटिस होता है। और ये जो मतलब फीवर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुखार होता है और इसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस के बाद आर्थराइटिस के बाद मतलब कि कार्डाइटिस होता है। उसके अंदर एंडोकार्डियम मुतासर होती है यूजुअली। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और इसको ये करें। और मैं तीसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मायोकार्डाइटिस होगी, पेरिकार्डाइटिस होगी, मायोकार्डाइटिस होगी, एंडोकार्डाइटिस होगी। अब यहाँ पर एक दूसरी जो बीमारी होती है और वो है वाल्वुलर हार्ट डिसीज़। वाल्वुलर हार्ट डिसीज़ के माने क्या है? राइट साइड की जो वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट साइड की जो वाल्व है मैट्रल वाल्व है, इसको बाइकस्पिड कहते हैं। ये जो वाल्व की तंगी की वजह से और तज़य्युक़ की वजह से ये कहते हैं मतलब कि स्टेनोसिस हो जाता है और इसे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस कहते हैं और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी कहलाता है और मैट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, मैट्रल रिगर्जिटेशन भी कहलाता है। तो इसकी वजह से बैक फ्लो होता है जिसकी वजह से कंजेशन होता है, जिसकी वजह से अगर राइट साइडेड कार्डियक फेलियर अगर हो तो इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। राइट साइड का अलग होता है, लेफ्ट साइड का अलग होता है। राइट साइड के मैं अलामतें बयान करता हूँ। पैरों से सूजन आती है, पैरों से सूजन आती आती ऊपर तक आती है, पेरिनियम तक आती है, उसके बाद एब्डोमेन तक आती है, एब्डोमेन से चेस्ट तक आती है, उसके बाद जेबीपी यानी जुगुलर वेनस पल्सेशन होता है, ये मार लेते रहती है नर्व्स। यहाँ की आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये 45 एंगल पे अगर आपको टिल्ट कर दें तो ये आपको ये एंगल आपको ये जो वेन नज़र आएगी वो मार लेते रहेंगे ऐसे पेशेंट में जो राइट साइड फेलियर में है। एंड इन द सेम वे जिस तरीके से यहाँ पर पीडल एडिमा था तो वहाँ द लेफ्ट साइड पे जो मैट्रल स्टेनोसिस होता है वहाँ पर पल्मोनरी एडिमा रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी एडिमा की माने क्या? लंग्स के अंदर पानी जमा हो जाना और जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होगी। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बयान किया था कि मतलब कि ये जो सांस लेने में जो तकलीफ़ है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये चलने के बाद है, पेशेंट चल नहीं पाएगा, भागना तो दूर की बात है, पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, दम चढ़ कर आएगा। इसकी इंतहा ये है कि अगर कोई मरीज़ को बहुत ज़्यादा है तो झुककर एक गिलास पानी, एक बकेट पानी उठा नहीं पाएगा, दम चढ़ेगा, मोशन को जाकर आज तक पेशेंट को दम चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है लेफ्ट साइडेड कार्डियक फेलियर की। मैट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, राइट साइड कार्डियक फेलियर, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत से अमराज हैं जहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक केयर करने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कि हम आधे घंटे में हम इस टॉपिक को इस पर 2-3 एपिसोड करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम डॉक्टर साहब से हम सुन रहे हैं, इतना दिलचस्प और बेहतरीन ये प्रोग्राम हो रहा है कि नाजरीन हकीकत में इसको याद रखेंगे और ये एक मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट्स के लिए भी और तमाम के लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इतना बेहतरीन आज का मैं इंशाल्लाह अगर एक और मुझे एपिसोड अगर करना हो तो मैं उसको एक पिक्चर स्क्यू में मैं आपको बता के डायग्राम डालकर बताऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। एक बात याद रखते हैं कि हर चाहे पेशेंट कोई भी हो वो डिग्री देकर किसी के पास नहीं जाएगा। प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो यूनानी डॉक्टर्स हैं या मतलब कि एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, इनको हार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर हमने डायग्नोसिस में गलती की, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ।
अभी मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड कार्डियक फेलियर में दम चढ़कर आता है। अब दम किसकी वजह से आता है सुन लीजिए। दम लंग्स के फेलियर की वजह से आ सकता है, दम एलर्जी की वजह से आ सकता है, दम कोई शॉक न्यूज़ सुनने की वजह से आ सकता है, दम एनीमिया की वजह से आ सकता है, दम प्रेगनेंसी की वजह से आ सकता है, दम मोटापे की वजह से आ सकता है, दम लीवर के बढ़ने की वजह से आ सकता है, दम स्प्लीन के बढ़ने की वजह से आ सकता है। अगर आपने टेरिफ्लिन इंजेक्शन दिया, इट्स ओके। अगर आपने कोई ऐसी इंजेक्शन दिया जो कि आई मीन ब्रोंकियल अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस है, स्टेरॉइड जिसे कहते हैं, अगर आपने डिकाड्रॉन दे दिया और अगर वो पेशेंट अगर कार्डियक पेशेंट था होगा तो वो नीडल निकालने से पहले डेथ हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुन लें, मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि मतलब कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट, हमें दिल के स्पेशलिस्ट थोड़ी बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ी बनना है, लेकिन हमारे पास जो प्राइमरी केसेस आते हैं वो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि हर 100 पेशेंट्स में 10 पेशेंट ऐसे हैं जो कि कार्डियोलॉजी से अफेक्टेड है। जी, बहुत ही अहम बात है ये। जो तशख़ीस का मामला है वो होना बहुत ज़रूरी है, और जो डॉक्टर्स को अगर जनरल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़ी ट्रीटमेंट्स अगर करना हो तो किसी माहिर डॉक्टर से बताएं। जो हम बार बार आपको कहते हैं कि थोड़ी सी ज़हमत होगी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी मालूमात सही रखने वाले डॉक्टर को बताएं। ये हमारा मशवरा है नाजरीन के लिए। और साथ ही मैं डॉक्टर साहब एक 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जो टेस्ट होते हैं 2D इको, 3D इको, फिर उसके बाद होता है एंजियोग्राम वगैरह, तो ये इससे क्या फाइंड आउट किस हद तक हो सकता है और क्या लेवल्स हैं इसके? एक चीज़ ये है कि मतलब कि एक हकीम हो, तबीब हो, माहिर डॉक्टर हो, पल्स देखकर डायग्नोस कर सकता है। मैंने कहा कि मतलब कि अगर हम पेशेंट को चलाएं तब डायग्नोस भी कर सकते हैं। हमने स्टेथोस्कोप लगा रखा है। अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब कि नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सरियत ऐसी होती है कि जो स्टेथोस्कोप के हर्ट साउंड्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, कैसा सुनना चाहिए, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस क्या है, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस क्या है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन में हमें क्या सुनना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जाना कि स्टेथोस्कोप लगाने के बाद हम सुन सकते हैं वीजिंग साउंड, S1, S2 और एडेड साउंड। एडेड साउंड को कहते हैं मरमर। जैसे मैं आपको एक आवाज़ निकाल कर बताता हूँ और वो आवाज़ आप सुन लीजिए, उसके बाद आप समझिए कि मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली आवाज़ है नॉर्मल साउंड निकालता हूँ, उसके बाद 2 एबनॉर्मल साउंड निकालता हूँ। और नॉर्मल साउंड ये है लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप। अब एबनॉर्मल साउंड सुन लीजिए, लूरुप डुप लूरुप डुप लूरुप डुप लूरुप डुप। एक और नॉर्मल साउंड फिर सुनाता हूँ, लुप डुप लुप डुप लुप डुप। अब एबनॉर्मल साउंड सुनिए, लुप डूरुप लुप डूरुप लुप डूरुप। अब ये जो डुप में जो आया, लूरुप का जो आया, RUP जो आया, ये एडेड साउंड है और इस एडेड साउंड को हम मरमर कहते हैं जी। और आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी को समझ में आ जाए तो हम आसानी से कार्डियोलॉजी को समझ सकते हैं और आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं। देखिए, ये कार्डियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, लाइफ सेविंग है। आपने सही डायग्नोस किया तो मरीज़ की जान आप बचा सकते हैं। अगर आपने डायग्नोस नहीं किया तो मरीज़ की जान आपके हाथ पे जा सकती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और 99 टीवी की तरफ से जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, और ये आवाम के लिए भी है और डॉक्टर्स के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और एक सीरीज़ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चलाने की इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों तक एक सही इत्तला पहुँच सके, सही मवाद पहुँच सके, ताकि आपको इलाज मुआलजे में इंशाल्लाह फ़ायदा हो। इंशाल्लाह इलाज मुआलजे के हवाले से हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि एक और बात हम आपको बता दें नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी साहब के ज़रिए से बहुत सालों से बेहतरीन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए कई लोग शिफा पा चुके हैं। अल्लाह ताला आपके इलाज में शिफा अता करे, हमारी अल्लाह से दुआ है हमेशा अल्लाह आपके इलाज में शिफा अता करे। और कार्डियक के हवाले से आप जोशांदा भी देते हैं, जो जोशांदा बिल्कुल फ्री दिया जाता है। आपका एक लिबर्टी चौराहे के पास लामेडिका के नाम से एक सेंटर पर आपका जोशांदा वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, सुबह 8 बजे से दिया जाता है। कार्डियक पेशेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको। और अगर नाजरीन चाहें तो वहाँ जोशांदा जाकर भी आप वहाँ से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको अच्छी सी दवाएँ मिल रही हो। उसके साथ साथ हम एक बात और बताना चाहेंगे कि क्या इसके जो दिल की बीमारियों वगैरह के इलाज हैं, इसमें और कौन सी दवाएँ क्या पॉसिबल हैं इलाज आपके, क्योंकि तिब्बे यूनानी से वाबस्तगी है तो उसमें
उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ जो डॉक्टर साहब आप हमेशा करते हैं, जो हम रिजल्ट देख रहे हैं। आपने बताया कि वेन्स में जो है ख़राब खून होता है, तो फसद के ज़रिए आप इलाज करते हैं अमराज का बहुत सारे, जिसको वेनिसेक्शन कहा जाता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है और इस इलाज में क्या फ़ायदा है और किस हद तक किस परसेंटेज पे फिर दीगर दवाओं की हम बात करेंगे। सबसे अहम सवाल आपने जो पहला किया था कि मतलब कि कार्डियक अमराज के अंदर हम जो जोशांदा दे रहे हैं उसके अंदर अजीब व गरीब फ़ायदे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी सेंटर की तरफ से फ्री हम देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, और सिर्फ 10 डेज़ हम देने के बाद उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसमें करोनरी आर्टरी जो ब्लॉकेज है, वॉल्व जो डिस्फंक्शन है वो खुल रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पाल्पिटेशन में फ़ायदा हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। एक बात याद रखें मतलब कि आज से 40 साल 50 साल 60 साल पहले कार्डियोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी एक एडवांस आज के दौर में है। उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वो जितने भी मतलब आदम की औलाद है और सारे के सारे हर्बल मेडिसिन से ट्रीट करते थे अपने आप को। एक हर्ब्स की एक एडवांटेज बताता हूँ, मतलब कि हर्ब का एक एडवांटेज ये है कि ये अपने बॉडी की मुनासिबत से अल्लाह ताला ने रखा है और इसका फ़ायदा उठाना हम ज़रूरी। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि जैसे जैसे ये मतलब कि पीरियड आगे बढ़ता जा रहा है, लोग जंक फूड्स के आदी हो गए हैं, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स के आदी हैं, अडल्ट्रेशन ऑफ मटेरियल के आदी हो गए हैं, इवन ड्रग्स के अंदर भी अडल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसीलिए मेरी एक आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि नेचर की तरफ वापस आएँ। नेचर एक चीज़ ज़रूरी समझें कि जहाँ सर्जरी हो वहाँ एलोपैथी बेहतर है, जहाँ एक्यूट प्रॉब्लम्स हो वहाँ एलोपैथी बेहतर है। लेकिन बाज़ जगह ऐसा भी है कि मतलब कि हम अननेसेसरीली मतलब कि जहाँ नेचुरल मेडिसिन होते हैं उसको छोड़कर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं, और हर चीज़ का हम एलोपैथी में इलाज ढूँढते हैं। मैं किसी पैथी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें एक ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए, बीमारी को समझना चाहिए और उसकी मुनासिबत से दवा खानी चाहिए। आपने जो वेनिसेक्शन के बारे में कहा, इसे फ़िलिपोथेरेपी कहते हैं, और फ़िलिपोथेरेपी बहुत कॉमन थी आज से 1000-1200 साल पहले। इवन मतलब कि अमेरिका में मतलब कि एडवांस कंट्रीज़ के अंदर फ़िलिपोथेरेपी की जाती थी। लेकिन फिर फ़िलिपोथेरेपी का रिवाज ख़त्म हो गया और उसे वेनिसेक्शन कहते हैं, फ़स्द कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में वेनिसेक्शन का रिवाज फिर हमने स्टार्ट किया, फिर से हमने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है वेनिसेक्शन के ज़रिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मतलब कि एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने कहा था नक्शीर फूटती है, तो ये भी एक वेनिसेक्शन है। दिमाग की रग फटती है, ये भी एक वेनिसेक्शन है। भाई नक्शीर फूटने से और दिमाग की रग फटने से पहले क्यों ना आप वेनिसेक्शन करें? क्वेश्चन है आप तमाम लोगों के लिए। और अक्सर व बेशतर मैं जब कोई काम करता हूँ तो थोड़ा मुखालिफत भी होती है मेडिकल प्रोफेशंस की तरफ से। मैं इसलिए मुखालिफत मैं फेस करने तैयार रहता हूँ कि मेरी ट्रीटमेंट से, मेरे उसूल इलाज से, मेरे इलाज के प्रोसीजर से, तरीक़ों से अगर मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कि मतलब कि ब्रिक बैट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो इंशाल्लाह उसके अंदर और रिसर्च की जाएगी और फ़ायदा होगा। हज़ारों केसेस के हम वेनिसेक्शंस कर रहे हैं, वैरिकोस वेन्स में कर रहे हैं, पेटल एडिमास में कर रहे हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स में कर रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कर रहे हैं, लंबार स्पॉन्डिलोसिस में कर रहे हैं, हार्ट डिसीज़ में कर रहे हैं, स्किन में कर रहे हैं, सोरियासिस में कर रहे हैं। अजीब व गरीब होता है। एक रिसेंटली मतलब कि 2 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया था, मतलब कि मैं आसिफ नगर पे मेहदीपट्टनम पे उनका खुद का मेडिकल शॉप है, उनकी पूरी फैमिली मेरे पास आती है, तो मैंने वेनिसेक्शन किया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब कि कितना फ़ायदा हुआ। एक पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर मैं खुद देखकर ताज्जुब करा कि 260/140 था। मैंने 3-3 बार बीपी देखा उस पेशेंट का, लेडी पेशेंट थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि मतलब कि कैसे उसका बीपी कम किया जाए। मैंने इमीडिएटली वेनिसेक्शन किया। वेनिसेक्शन करने के बाद मैंने उसका बीपी देखा 160/100 था, 5 मिनट के अंदर 160/100 जो कि 260/140 था। आप इमेजिन कीजिए मतलब कि अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब फ़ायदे रखे हैं इन इलाज में। बस हमें ही सोचना है मतलब कि हमें उसका फ़ायदा उठाना है। और वेनिसेक्शन के बारे में मैं इंशाअल्लाह विक़ार भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मरतबा हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे वेनिसेक्शन का। आप लोगों को बताएँगे कि वेनिसेक्शन होता क्या है। आप मरीज़ से जब के जब पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह जब लाइव हम लोग प्रोग्राम रखेंगे तो पूछे भी हम कि इसको क्या कर रहा है, या तो हम खुद पूछेंगे मरीज़ से कि क्या हो रहा है, तकलीफ़ क्या हो रही है। अजीब व गरीब होता है धंधा। इसके साथ साथ जो हम नाज़रीन को आज बात बताते चलें, जिस भी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि जब नौबत आ जाती है एक्यूट पोजीशंस में और सर्जरी में, तो मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहा जा रहा है, एलोपैथी जिसको कहा जा रहा है, इसके ज़रिए इलाज किया जाता है।
आप किसी भी ज़रिए से इलाज करवाएं, लेकिन मेरा एक सवाल है नाज़रीन से, क्या एहतियात इलाज से बेहतर नहीं है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी एहतियात बताई, इतनी तफसीली गुफ्तगू रही आज की। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन के साथ कि अपने आप को खुद भी देखा करें कि क्या आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जितनी चीज़ें हमको मालूम है सिर्फ जाकर दवा खाने से नहीं होता, किसी तबीब को बताइए। और डॉक्टर्स अतिबा का भी ये काम है कि वो सही डायग्नोस करें, जैसा कि आपने बताया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन को मालूमात बेहतरीन हासिल हुई होंगी। इंशाल्लाह एक और सेशन इसी सब्जेक्ट के तहत हम रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के बाद हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से नाज़रीन तक पहुंच रही है बात, और एक तो सिर्फ इसी टॉपिक पर हम जो है सो हार्ट के रिलेटेड टॉपिक्स पे इंशाल्लाह हम सेशंस देते रहेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए आज के सेशन के लिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।